हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 2 को। और हमारे चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हैंड रिटेन नोट्स के जरिए। जो हैंड रिटेन नोट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यूज करके बनाया गया है, तो इसलिए इसका यूज आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। साथ ही साथ वो 3 काम जरूर कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हिंदी मीनिंग तुम जानते होगे, संघवाद होता है। क्या नाम होता है? संघवाद, या इसको हम लोग संघीयता भी कह सकते हैं। तो संघवाद या संघीयता भी हम इसको कह सकते हैं, फेडरलिज्म का हिंदी मीनिंग है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म और कुछ नहीं, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइडेड होता है। किसके किसके बीच? तो सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच। अब यहाँ पर सवाल है कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या होता है। तो सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब तुम समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार जो हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हो गया, उसी को हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी कहते हैं। जो मेन गवर्नमेंट है उसी को हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं। और इसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, तो इसके बहुत सारे तत्व क्या हैं, जो छोटे छोटे तत्व हैं। तो आप बेसिकली देखेंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, अपने यहाँ के कंडीशन के हिसाब से देखिए, तो एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया। दूसरा देखोगे तो लोकल गवर्नमेंट भी होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट हो गया। लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा और माइन्यूटली देखोगे तो क्या हो सकता है, तो म्यूनिसिपैलिटी है, विलेज पंचायत्स हैं। तो इन सब के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये पावर क्या है, तो पावर और कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए, उनका बंटवारा है, या उसके एग्जीक्यूशन में का भी बंटवारा है। तो इसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, और कुछ नहीं है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या डिवाइडेड होता है। किसके किसके बीच होता है? तो सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच डिवाइडेड होता है। अब जब तुम फेडरलिज्म को देखोगे कि इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका यह टर्म फेडरेशन है, यहाँ से रिलेटेड है फेडरलिज्म। तो फेडरेशन कहाँ का वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है ये। तो इंग्लिश एक कहा गया है कि इंग्लिश एक गरीब भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द जो है अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। तो लैटिन वर्ड से लिया गया है ये फेडरेशन वर्ड, जिसका शाब्दिक अर्थ लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है? फोएडस। ये लैटिन वर्ड क्या है? फोएडस। फोएडस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टू ट्रीटी या एग्रीमेंट। अब ट्रीटी का मतलब तो तुम जानते ही होगी, संधि। ट्रीटी का मतलब संधि, ठीक है। तो यही संधि है इसका शाब्दिक अर्थ। तो ये फेडरलिज्म था, ठीक है। इसका डेफिनेशन या इसको एक्सप्लेन अगर हम करें, अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं कि टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। तो टाइप्स में हम देखेंगे कि 2 प्रकार का बेसिकली होता है। पहला क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब नाम में ही स्पष्ट है कि कमिंग टुगेदर, कमिंग माने साथ आ रहा है। तो मान लो कि अगर एक स्टेट है ए, दूसरा स्टेट है बी, अब इन दोनों में आपसी सहमति हो जाता है कि हम लोग मिलकर इकट्ठे रहेंगे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से कर लेंगे। तो ये दोनों आपस में आते हैं और एक स्टेट बनाते हैं, बड़ा स्टेट, जिसका नाम है एक्स। और ये आपसी सहमति के साथ रह रहे हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। इसी को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, माने खुद से आते हैं, ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के नहीं लाया जा रहा है, ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, और आपस में आते हैं और एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। इसी को तो हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। अब इसका बेहतरीन नमूना क्या है, उदाहरण क्या है? तो यूएस है और ऑस्ट्रेलिया है। अब यूएस मतलब यूएसए होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। अब यूएसए में कितने स्टेट्स हैं ये तुम बताओगे? हमको लगता है 50 है। कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब दूसरे टाइप को समझो। दूसरा टाइप है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर नाम ही है, होल्ड कर, पहले से होल्ड है ऑलरेडी। तो कह रहा है जब एक लार्जर कंट्री डिसाइड करता है अपने पावर को डिवाइड करने का, किसके बीच डिवाइड करने का? तो अपने कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स, जिन स्टेट से मिल करके वो बना है। तो मान लीजिए कोई सपोज बड़ा स्टेट है, जैसे इंडिया जैसा है, इसमें बहुत सारे टुकड़ों के बीच में अपने शक्ति को विभाजित कर लेता है ताकि सही ढंग से शासन व्यवस्था जिम्मेवारी का वहन हो सके। तो अब देख रहे हैं ये एक्स पहले से बड़ा था, ए बी सी डी ई, इतने टुकड़ों में बट गया। ये एक्स कोई देश रहा होगा, कोई क्षेत्र रहा होगा, ये ए बी सी डी ई क्षेत्र में बट गया। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसका बेहतरीन उदाहरण क्या है? तो कनाडा है ना, अपना ग्रेट इंडिया है, बेल्जियम है। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस जो है पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड का, तो ये याद रखना है। तो ये टाइप तो समझ गए हम लोग, फेडरलिज्म क्या होता है ये समझ गए। अब फीचर क्या है? अब कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर फेडरलिज्म लगा है या यहाँ पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस में है? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देख के तुम पहचान सकते हो। पहला क्या है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब तुमको फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकारें दिखेंगी।
अब 2 या 2 से ज़्यादा स्तर क्या होता है, तो अपने यहाँ देखो ना, सबसे पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, मोदी वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम्हारे स्टेट में कोई होगा, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा क्या है कि गांव पे या शहर के लेवल में होगा, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये 3 है ना यहाँ पे, अपने यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग बोल रहे हैं इसको। तो देख रहे हो 1 2 3, तो 2 या 2 से ज़्यादा, कहीं कहीं पर तुमको 2 ही तक देखने को मिलेगा, अपने यहाँ 3 है। तो इस प्रकार से देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पहचान क्या है फेडरलिज्म का, तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच गवर्नमेंट और टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कह रहा है कि एक ही सिटीजन को अलग अलग टीयर के गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट गवर्न कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं उन पर, लेकिन सबका अपना अपना एक दायरा है, सबका अपना अपना एक टैक्स लगाने का तरीका है, सबका अपना अपना एक प्रणाली है। अब जैसे देखो कि अपने यहाँ ही ऐसे जो पुलिस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना पुलिस है, CRPF, BSF, ये सब जो देख रहे हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स है। CPO उसको बोलते हैं, CPO सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। ओके, तो ये सेंट्रल पुलिस ऑफिसर किसका है, सेंट्रल का है, लेकिन जो पुलिस हम लोग देखते हैं जो वर्दी में, वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो पुलिस का अपना एक दायरा है। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पुलिस जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर लिया जाता है इलेक्शन के समय में, या खास ओकेजन पर जब स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसका अपना एक दायरा है। वहीं तुम क्या देखते हो कि अपने यहाँ एक स्टेट लेवल पर कमीशन एग्जामिनेशन होता है, जैसे बिहार में देखो BPSC होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर देखो UPSC होता है। तो जो BPSC के तहत होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है DSP होता है, SDO होता है। उसी तरह यहाँ पर जो बहाली होता है वो क्या होता है, IPS या IAS होता है। तो IPS IAS रहते यहाँ पे हैं, है ना, लेकिन इनका एक दायित्व तो सेंट्रल के प्रति भी होता है। तो इस सब प्रकार से क्या होता है ना कि बनाया गया है व्यवस्थाओं को। अब टैक्स जो लगता है GST, SGST होता है, देखते होगे SGST स्टेट GST, और एक CGST होता है। तो देख रहे हो SGST स्टेट को मिल जा रहा है, CGST सेंट्रल को जा रहा है। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। थर्ड पॉइंट क्या देख रहे हो, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड लोनली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई एक स्तर का सरकार, सेंट्रल या स्टेट, ये नहीं कर सकता है कि कोई बेसिक चीज़ को बदल दे संविधान का, उसको सबकी सहमति चाहिए। फोर्थ चीज़ क्या देखोगे कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी। जो कहाँ से कर वसूलना है, कहाँ से टैक्स वसूलना है, दोनों गवर्नमेंट या हर लेवल के गवर्नमेंट के लिए पहले से क्लियरिफाइड होता है। ये नहीं कि टकराव हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोल से टैक्स लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, कितना छूट है नहीं है, लैंड से टैक्स किसको लेना है, ये सारा चीज़ पहले से स्पेसिफाइड होता है, जिसको आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे। फिफ्थ चीज़ क्या देखोगे कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ, तो मैंने कोर्ट को अलग करके रखा गया है, जुरिडिक्शन, ये तुमको जुडिशियरी को सेपरेट करके रखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इस पर नहीं है, ये भी एक ज़रूरी है। और उसके पास ये शक्ति है कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में टकराव हो रहा है तो उसको वो ये करे, नोटिस करे, उसको देख सके, सुलझा सके। सिक्स्थ क्या देखोगे, द जुडिशियरी प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द रीजनल गवर्नमेंट। ये जुडिशियरी जो है क्या कर रही है, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का काम कर रही है, बचाने का काम कर रही है। किसके बीच के कन्फ्लिक्ट, तो सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट के बीच, ताकि दोनों जो स्तर का गवर्नमेंट है सही ढंग से पावर का एक्सरसाइज कर सके। तो ये सब फीचर्स थे फेडरलिज्म के, मैंने जिससे तुम पहचान सकते हो कि ये देश में फेडरलिज्म चल रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। तो पूछेगा फेडरलिज्म एग्जाम में, ये फेडरलिज्म के फीचर्स, तो तुम लिख सकते हो। अब यहीं पर एक टॉपिक है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, तो यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, एकात्मक नाम से ही पता चल रहा है, यूनिटरी, यूनिट, इकाई। तो ए यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन वैसा गवर्नमेंट है जिसमें ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट इफ़ एग्जिस्ट। मतलब कह रहा है ना कि यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पास सारा पावर वेस्टेड है। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारा पावर वेस्टेड होता है। और कह रहा है अगर रीजनल गवर्नमेंट है तो उसको भी ताकत कहाँ से मिलता है, उतना ही लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ऑल द पावर, सारी शक्ति जो है किसके पास है, तो नेशनल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है, नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहो। और स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के पास वही पावर जा सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट देना चाहती है, ठीक है। तो यही यूनिटरी है, इसमें एक के पास सारा शक्ति एकत्रित रहता है, मीन्स ये सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर है, ठीक है। अब इसका उदाहरण तुम कहाँ देखोगे, तो ब्रिटेन में देखोगे, फ्रांस में देखोगे, जापान में देखोगे, श्रीलंका में देखोगे। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया। अब बात तो हम लोग यूनिटरी को समझ लिए, फेडरलिज्म को समझ लिए। अब हम लोग इंडिया के केस को देखते हैं, केस ऑफ इंडिया।
इंडिया का क्या के संदर्भ में हम लोग क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे भारत में जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम की बात करता है, उसको उसके बारे में बताता है। अब ऐसा क्यों कि फेडरलिज्म को चुना गया, इसके भी तो रीजन होना चाहिए कुछ, तो रीजन है ड्यू टू टू मेन रीजन, दो मुख्य कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दो मुख्य कारण हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म क्यों अडॉप्ट किया गया, क्यों लागू किया गया, या कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को क्यों चुना गया जो बनाए होंगे उनके द्वारा। तो पहला कारण है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो कमिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर, समझ रहे हो ना टाइप्स ऑफ फेडरेशन जो हम लोग पढ़े। तो इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पर शासन व्यवस्था सही ढंग से चले, इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। क्या किया गया? पावर को डिसेंट्रलाइज माने पावर को बांटा गया, 3 टीयर में बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि इंडिया एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा भूभाग है, शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से चल पाए, इसलिए ये किया गया। दूसरा कारण क्या देखोगे? दूसरा कारण ये देखोगे कि इट्स सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बहुत प्रकार का डाइवर्सिटी है। तो सारे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके, उनको अच्छा ढंग से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उनके बातों को सुना जा सके, इसलिए भी फेडरलिज्म की ज़रूरत थी इंडिया में। अब इंडिया के केस में क्या कर रहा है? द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा बाबू, बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। भारत का फेडरलिज्म किस पर आधारित है? तो कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। फॉर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारे अब इंडिया में क्या कह रहा है? यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया गया, मैंने बोलने के लिए कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ये नहीं कि भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। ठीक है, अब इसका आप उदाहरण समझ सकते हैं जो टाइप हम लोग पढ़े हैं उससे। अब ये कौन कहा? तो BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि भारत को आप प्रेफर करिए, यह बोलना है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। बात समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के लिए। आगे देखिए, कह रहा है द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स। मतलब इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है जो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि इंडियन फेडरेशन जो है वो रिजल्ट इस चीज़ का नहीं है कि बहुत सारे स्टेट आए यहाँ पर एग्रीमेंट किए हैं, A आया, B आया और C आया, सब आपस में सहमति बना करके आके एग्रीमेंट किया, ऐसा कंडीशन इंडिया का नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये कंडीशन अमेरिका का है कि अमेरिका में 50 या जो भी स्टेट्स हैं वो आते हैं मिल करके, है ना, आपसी सहमति बनाते हैं, उसके बाद एक USA बना देते हैं। ये अमेरिका के लिए सही है, इंडिया के लिए नहीं है। तो इंडिया के लिए है क्या? तो कह रहा है दी स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। भारत में कोई भी स्टेट अगर कहता है कि हम अलग हो जाएंगे इंडिया से, तो ये संभव नहीं है। कभी कभी आप बंगाल से सुनते होगे या किसी स्टेट से कि हम अलग हो जाएंगे, तो उनके बाप के दिन नहीं है कि वो अलग हो जाएं, किसी में हिम्मत नहीं है। दी फेडरेशन इज यूनियन, फेडरेशन क्या है? यूनियन है, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि यह टूट नहीं सकता है, ये यूनियन है। समझ रहे हैं बात? तो ये दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है? तो कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब शुरुआती दौर में जब संविधान का निर्माण किया गया तो 2 टीयर गवर्नमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यही 2 था। आगे चल के 3rd जो टीयर है उसको ऐड किया गया ताकि फेडरलिज्म को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो 3rd टीयर को ऐड किया गया तो क्या क्या आ गया? तो पंचायत आ गया और म्यूनिसिपैलिटीज आ गया, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर, मतलब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बन पाता है। तो पहला चीज़ आप ये देख रहे हैं ना कि शक्ति का बंटवारा हो रहा है अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट के बीच। पहले 2 टीयर था, बाद में 3रा टीयर भी ऐड कर दिया गया ताकि फेडरलिज्म को और अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। दूसरा चीज़ देखेंगे कि इंडिया को क्या फेडरल बनाता है? तो डिवीजन ऑफ पावर्स बनाता है कि पावर का बंटवारा होता है। पावर का बंटवारा किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच। अब कैसे? तो देख लीजिए, यहाँ पर 3 लिस्ट दिया गया है, जितने भी काम हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है उन सारे कामों को 3 लिस्ट में बांट दिया गया है। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वैसा कामों का, वैसा विषयों का सूची है जिसमें वैसे सारे कामों को रखा गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, ये सारा जो काम है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, नेशनल गवर्नमेंट का काम है। और इस पर कानून, इससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो शुरुआती दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें कितना सब्जेक्ट था? तो 97 सब्जेक्ट आपसे पूछेगा MCQ में, याद रखिएगा। लेकिन आज के डेट में इसका संख्या बढ़ गया है और 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। दूसरा जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है और केवल स्टेट गवर्नमेंट इन सारे विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है। अब शुरुआती दौर में इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? तो 66 सब्जेक्ट्स थे जब संविधान बना था, लेकिन अभी के डेट में 61 है। मतलब 5 कानून
हटाया गया है इसमें से। थर्ड लिस्ट जो देखोगे वो है कंकरेंट लिस्ट का। अब इसमें वैसे विषयों को रखा गया है जिस पे कानून दोनों गवर्नमेंट मिलकर बना सकती है, यूनियन और स्टेट दोनों मिल करके इस पे कानून बना सकती है। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, ट्रेड यूनियन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखना, इस पर परीक्षा में क्वेश्चन आता ही है। तो शुरुआती दौर में कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स था, लेकिन अब बढ़ गया है, 52 हो गया है ना। यहाँ से देख रहे हो ना, शॉर्ट किया, यहाँ आ गया। अब आगे देखिए रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स। अब रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स में कैसे विषय होते हैं, कैसे कामों को रखा गया है, तो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशनड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स और मे राइज इन फ्यूचर, माने वैसे विषय है जो अभी नहीं है, इन तीनों में नहीं है और जो भविष्य में हो सकता है कि आए। कोई ऐसा काम आए जो इस समय मेंशन करना उस समय नहीं रहा होगा, इसलिए मेंशन नहीं किया गया होगा, तो भविष्य में राइज होता है वैसा कोई विषय, वैसा कोई सब्जेक्ट, उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो यूनियन गवर्नमेंट को है। अब साइबर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, उसको रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में डाला जाए। भविष्य में एआई से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो जब संविधान बना था उस समय एआई थोड़ी ना था, हो सकता है कि कोई ऐसा एस्पेक्ट जन्म ले ले, उसको डाला जाएगा रेसिड्यूअरी में। अब देखिए तीसरा एस्पेक्ट कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर। अब संविधान में जो भी प्रोविजन है, प्रावधान है, उन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का होना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट के अधीन ये रहेगा जुडिशियरी, तो सारा काम ही चौपट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का व्यवस्था किया गया है। फोर्थ पॉइंट आप क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दीज अरेंजमेंट्स। मतलब पार्लियामेंट खुद से ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है नहीं चेंज कर सकती है, इसको चाहिए अप्रूवल बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट का विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। मतलब ये बदलाव, जो पावर शेयरिंग का बदलाव जो है करने के लिए, इसको दोनों सदन से, अपर हाउस लोअर हाउस हम लोग पढ़े हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों का सहमति चाहिए, वो भी 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, तब जाकर के ये जो अरेंजमेंट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये चेंज कर सकता है। फिफ्थ चीज़ जो आप देखेंगे वो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी मतलब संविधान का प्रभुत्व है ना, प्रधानता है, सबसे ऊपर संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑन द लैंड। इस भूभाग पर कॉन्स्टिट्यूशन के ही बात को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर। जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास इक्वल पावर नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसका प्रमाण यही सारा चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। कह रहा है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो कह रहा है इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स वेयर चेंज्ड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। मतलब कह रहा है 1947 में या उसके बाद जो बाउंड्रीज है वो बहुत सारे स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज किया गया है। क्या चीज़ के आधार पर चेंज किया गया था भाई, तो लैंग्वेज, पहला आप देखेंगे लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, इथनिसिटी या ज्योग्राफी के आधार पर चेंज किया गया, ताकि अच्छे ढंग से किया जा सके शासन व्यवस्था, सबको रिप्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से मिल सके, सबकी बात अच्छे ढंग से सुनी जा सके। लैंग्वेज पॉलिसी क्या था भाई हमारा, तो कह रहा है हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान में किसी को भी नेशनल, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है किसी भी भाषा को। बहुत सारे भाषा है, तमिल, हिंदी, बांग्ला, ये सारे भाषा हैं, किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। हाँ, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हिंदी अभी तक 40% इंडियंस के द्वारा ही बोली जाती है प्रैक्टिकली। तो एक कम संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, 50% भी नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी भाषा 40% भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा इसमें शेड्यूल लैंग्वेज का एक प्रोविज़न है। ये शेड्यूल लैंग्वेज क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेज इन द लिस्ट, है ना। 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में एक 8th शेड्यूल है जिसमें 21 भाषाओं को जगह दिया गया है, उसके बारे में मेंशन है, उसके नामों को लिखा गया है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब राज्यों का भी अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, भाषा है। कह रहा है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कैन बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस से हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द यूज ऑफ इंग्लिश वाज प्रपोज्ड। मतलब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब तक यूज करना था, 1965 तक, लेकिन इसको आज तक यूज कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन का फॉरसाइटेडनेस कम है, क्या ये इंग्लिश में सब लोग कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी इसको ढो रहा है, तो ढोने दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो ये 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है ये आपको याद आना चाहिए, 21 लैंग्वेज है। कौन कौन सा है तो आप इसको गूगल करिए या बुक में खोजिए। आगे हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है द सेंटर स्टेट रिलेशन कैन बी वेल डिस्क्राइब्ड। अब सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको किन किन हेड्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं, तो 3 हेड के अंदर में पढ़ सकते हैं। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है दोनों में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है और फिनेंशियल रिलेशन क्या है। तो ये सब समझ रहे हो ना। फिनेंशियल रिलेशन मतलब टैक्स का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार का फंड का ये हो रहा है, कानून बनाने का रिलेशन संबंध कैसे है ना, शासन व्यवस्था चलाने का किस प्रकार से है, कैसे गवर्नर वर्क कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, स्टेट से रिगार्डिंग कोई भी इशू हो रहा है सेंसिटिव, तो इस सब प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी है, लेजिस्लेटिव रिलेशन भी है, फिनेंशियल रिलेशन भी है। कह रहा है द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज स्ट्रेंथेंड
फेडरलिज्म इन इंडिया। और ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फेडरलिज्म को, ये संघीय ढांचा जो है, इसको काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट को देखते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या है? तो ए गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन नो सिंगल पार्टी अचीव्स द मेजोरिटी। माना कह रहा है कि जो इतना मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, जब किसी भी राजनीतिक दल को उतना सीट नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल आपस में आते हैं, इकट्ठे होकर के सरकार बनाते हैं। तो इसी को हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में गठबंधन की सरकार या ठगबंधन की सरकार कह दीजिए मजाक में। आफ्टर 1990 मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री विच स्टार्टेड द एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। 1990 के बाद से क्या हुआ है, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल जो है उभर के आए हैं देश में, और जो मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाते हैं। तो तब से कोलिशन गवर्नमेंट का प्रचलन बढ़ गया। लेकिन 2014 के बाद से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये कोलिशन गवर्नमेंट का फंडा उतना नहीं चला है। लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो 2024 वाला इलेक्शन था, इसमें भी कोलिशन गवर्नमेंट का रोल आप देखने को मिला है, जिसमें कौन सा 2 पार्टी बीजेपी के साथ में आया है, एक बिहार का है और एक आंध्रा का है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण, किसका विकेंद्रीकरण होगा? पावर का। तो विकेंद्रीकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहले आपको विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को समझना होगा। कह रहा है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब केंद्रीय सरकार और राज्य स्तरीय सरकार से शक्ति को लिया जा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कहाँ? लोकल, स्थानीय गवर्नमेंट के पास। लोकल में आप किसको रखेंगे? म्यूनिसिपैलिटी को और विलेज पंचायत को। इसी को तो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब कंडीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है, इसका क्या स्थिति थी 1992 से पहले, 1992 से पहले? तो आप देखेंगे, दे वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन थे। रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था उनका, मतलब जो मुखिया वगैरह चुने जाते हैं, ये रेगुलर नहीं चुने जा रहे थे। जैसे मन किया स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, कभी कहीं पर होल्ड रख दी, तो हो ही नहीं रहा है। थर्ड, आप क्या देखेंगे, दे डिड नॉट हैव पावर्स और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। उनका अपना कोई जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना कुछ सेक्टर है जहाँ से वो टैक्स वसूल सकती है, तो और अपने खर्च को वहन कर सकती है, डेवलपमेंट वर्क को चला सकती है, उस प्रकार का कोई भी इनके पास सोर्स नहीं होता था। लेकिन क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर 1992 माने 1992 के बाद से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका कुछ ना कुछ बदलाव होता है। क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी पावरफुल एंड इफेक्टिव। संविधान में संशोधन लाया जाता है, बदलाव किया जाता है, ताकि ये जो 3rd टियर गवर्नमेंट है, इसको ज़्यादा मजबूत, सुदृढ़ बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए। तो क्या होता है, क्या क्या प्रावधान जोड़ा जाता है? तो इट बिकम्स मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज। माने रेगुलर इलेक्शन कराने का प्रावधान किया जाता है कि 5 साल पर भाई इसका भी चुनाव कराओ। दूसरा क्या हो जाता है, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, चुनाव आयोग स्टेट स्तर पर, जो इनके चुनाव को निष्पक्ष ढंग से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को कराती है। कह रहा है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन। 1/3 जो है वीमेन के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। SC ST OBC के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप अपना कुछ रेवेन्यू का जो सोर्स है वो इन लोकल बॉडीज को दीजिए और कुछ ना कुछ पावर भी इसको दीजिए, ताकि इनका भी डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे ढंग से हो सके। अब देखिए, यहीं पर हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो 3rd टियर है, उसमें क्या होता है, तो और इसको हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, और रूरल लेवल पर काम करता है। तो इसको 3 स्तर में हम लोग बांटते हैं। पहला क्या होता है, विलेज पंचायत जो विलेज लेवल पर है। दूसरा, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है। तीसरा, जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब कह रहा है विलेज सबसे लोएस्ट लेवल है गवर्नेंस का। और ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक। तो यहाँ से याद रखिएगा, ब्लॉक का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि ग्राम पंचायत के झुंड को ही हम लोग ब्लॉक कहते हैं, या पंचायत समिति कहते हैं, या मंडल कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम इसका हो सकता है, और MCQ में आएगा। और जब ब्लॉक, ग्रुप ऑफ ब्लॉक जो होता है, वो जिला परिषद बनाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करता है। तो ये तो आप देख लिए, विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में बोल रहा है कि ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। सबके पास अपना एक ग्राम पंचायत है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है इनका, इन्हीं में से, जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। अब ये डायरेक्टली चुने जाते हैं ऑल एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा ऑफ दैट वार्ड। एडल्ट पॉपुलेशन मतलब जो 18 पूरा कर लिए या उससे ज़्यादा के हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। जो उस वार्ड के हैं वो अपने वार्ड मेंबर को चुनते हैं। ठीक है। अब रोल क्या है इनका, फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, तो ये लोग 2 बार
या 3 बार मिलते हैं एक साल में कम से कम। अप्रूव एनुअल बजट, जो वार्षिक बजट है, क्या क्या खर्च करना है, कहाँ पे सोलर लाइट लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं, इसके लिए बजट। रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के कामों को देखते हैं और यह किसके अंदर में वर्क करता है, तो ग्राम सभा के सुपरविजन में वर्क करता है। माने ग्राम सभा जो है इसको सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ग्राम सभा क्या है, अब यहाँ ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द एडल्ट पीपल ऑफ विलेज। गांव के जितने भी एडल्ट पीपल हैं सब ग्राम सभा के मेंबर हो गए। जो एडल्ट पीपल मतलब जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट करता है ग्राम पंचायत के मेंबर को। ऊपर में देखें ये ग्राम पंचायत, इसके मेंबर को इलेक्ट करने का काम कौन करता है, ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में पूरा आबादी ये है 18 से ऊपर वाला। ये रिव्यू करता है उनके परफॉर्मेंस को, सुपरवाइज करता है वर्क को, ये सारा काम ग्राम सभा करता है। तो ग्राम सभा का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। अब जिला परिषद को देखिए, ग्रुप ऑफ ऑल पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद क्या है, तो ये ग्रुप है किसका, सारे पंचायत समिति का, एक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। मोस्ट मेंबर्स आर इलेक्टेड, ज़्यादातर मेंबर इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का एमपी या एमएलए भी इसका सदस्य होता है। कुछ और भी ऑफिशियल्स को इसका मेंबर बनाया जाता है, ठीक है, जो उस जिला के ऑफिशियल्स होते हैं। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बोल रहा है, तो इन टाउन और स्मॉलर अर्बन एरियाज म्यूनिसिपलिटीज़, मतलब छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे नगर में म्यूनिसिपलिटीज़ होता है, वहीं बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होता है। तो ये था हमारा सारा फेडरलिज्म, किस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा रहा है इंडिया में, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझें। अब यहाँ पर देखिए जो कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो क्या क्या पूछे गए हैं। तो व्हाट अदर फैक्टर बिसाइड पॉलिटिक्स कीप फेडरेशन यूनाइटेड, पॉलिटिक्स के अलावा और क्या क्या फैक्टर हैं जो फेडरेशन को यूनाइटेड रखते हैं। नेचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम का नेचर क्या है। हाउ मेनी लैंग्वेजेज जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप देखें ऊपर में लिस्ट में बताया गया है। डिफरेंस क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो आप इसमें से लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग कैसे है, अब इसको एक्सप्लेन करना है। कह रहा है डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है। अगर चैप्टर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।